हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। आज मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी को एक बार फिर से इस नीट विजन के बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं, आप सभी का वेलकम करता हूं। आज मैं आपके सामने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर 4 लेकर के आया हूं। अभी तक हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 तक चीजों को देख लिया है। उसमें अपने बहुत सारी चीजों को पढ़ा है और पढ़ा ही नहीं है, फील भी किया है। हर एक चीज को साइंस के तौर पे फील करवाया गया है। ठीक उसी तरीका से आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसको भी अपन फील करेंगे। कहां कहां पर सोचने में गलतियां होती है उसको भी अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक के साथ। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है एटॉमिक मास। अब यहां पर ऑब्लिक दे के लिखा हुआ है एटॉमिक वेट। और जब भी आप किसी के सामने ऑब्लिक लगा रहे हो, इसका साफ साफ मतलब यही निकलता है कि ये दोनों चीजें सेम। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या? कि मास और वेट कैसे सेम हो सकता है सर? मास और वेट तो दो अलग अलग चीजें हैं। आखिरकार मास क्या है? मास एक्चुअल मैटर, कोई भी एक मैटर है वो एक्चुअली कितना कंटेंट कर रहा है, कोई एक बॉडी, उसका एक्चुअल कंटेंट कितना है मैटर का, उसको अपन मास कहते हैं। और उस मैटर को कितना फोर्स से ग्रेविटी अपने तरफ खींच रहा है उसको अपन क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। तो एक तो कंप्लीटली फोर्स है और एक क्या बताने का काम करता है? एक एक्चुअल कंटेंट के बारे में बताता है कि एक्चुअली कि वो जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है वो कितने मैटर से मिल करके बना हुआ है, कितना क्वांटिटी है उस मैटर का उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में। तो मास क्या बताने का काम करता है? एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मैटर। और वेट क्या बताने का काम करता है? फोर्स। वो फोर्स जिसके द्वारा वो मैटर ग्रेविटी मतलब अर्थ की तरफ खींचा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड वेट। फिर आपके मन में यह सवाल आएगा कि फिर आपने ऑब्लिक क्यों लिखा, फिर ये दोनों कैसे सेम हो सकते हैं? तो ये दोनों सेम हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कैसे, तो वो भी बताता हूं। मास को आप क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। और वेट क्या चीज से होता है? एम जी से। दो बोलोगे सर दोनों तो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन केमिस्ट्री में आप एटॉमिक लेवल पे बात कर रहे हैं, आप मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहे हैं। और मॉलिक्यूल और एटम इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि बता नहीं सकते कितने छोटे होते हैं। क्योंकि एक एटम को विजुअलाइज करना विथ योर नेकेड आईज वेरी 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 नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अपन कह सकते हैं। छोड़ो वेरी वेरी हटाओ, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, तो यहां एटॉमिक मास m है, एटॉमिक वेट m इंटू जी है। ये दोनों चीजें अलग अलग नजर आ रही है लेकिन फिर भी ऑब्लिक लगाया हुआ है। कारण यह है कि वो जो एटम है, वो जो मॉलिक्यूल है, वो इतना छोटा है कि उसका मास का वैल्यू इतना कम आता है, इतना कम आता है, इतना कम आता है कि उसको आप जी से मल्टीप्लाई भी कर दो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि मास का वैल्यू बहुत कम है। मतलब हमको ऐसा लगेगा मल्टीप्लाई करने के बाद कि मल्टीप्लाई करने से पहले जो वैल्यूज था और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है उसमें कोई खास अंतर नहीं है। इसीलिए मैंने ऑब्लिक लिखा है कि एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट दोनों चीजें इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, इन टर्म्स ऑफ एटम्स, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बातें लगभग सेम है। इसीलिए उसको अपन सेम कंसीडर करके चलते हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिरकार एटॉमिक मास होता क्या है। एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास, इन दोनों चीजों को ज्यादातर लोग क्या समझते हैं? अलग अलग टर्म्स है, या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और बेसिकली जब भी कोई आपके सामने एटॉमिक मास वर्ड बोलता है ना, तो आपके दिमाग में एक ही फिगर बनता है, पता है क्या? कि मास ऑफ वन एटम। गलत है बेटा, क्योंकि एटॉमिक मास ही रिलेटिव एटॉमिक मास है। आ रहे हैं राम मत समझना, जो एटॉमिक मास है वही रिलेटिव एटॉमिक मास है। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? आप किसी के भी मास को किसी के रिस्पेक्ट में जब भी आप देखते हो, जब किसी के मास को किसी के रिस्पेक्ट में आप देखते हो तो उसे आप क्या कहते हो? रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हो। तो यहां पर जो आप एटॉमिक मास का डेफिनेशन देखते हैं उसमें भी तो यही कुछ ऐसा ही कुछ होता है कि आप मास ऑफ वन एटम को
मास ऑफ किसी रेफरेंस के हिसाब से देखते हो, कोई ना कोई एक रेफरेंस मानते हो, उसके हिसाब से आप देखते हो, तो क्या ये एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं है? यस ऑफ कोर्स इट इज ऑल्सो अ रिलेटिव एटॉमिक मास। तो अगर आपसे हम पूछे कि एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास में कोई डिफरेंस है, तो आज के बाद से क्या बोलोगे? नहीं। ये पिक्चर आपके दिमाग में बनना चाहिए। अब इसमें एक सवाल आ रहा होगा कि सर एक बात बताइए कि मास ऑफ रेफरेंस क्या है? जैसे कि आप अपना वेट को जब मेजर करते हो, आप अपना वेट बोलते हो, सॉरी वर्ड वेट यूज करना ज्यादा सही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, इससे एक सवाल मेरे मन में आ गया कि मैंने जब बोला, क्योंकि आम चाल के बोल के, आम चाल जब बात करते हैं अपन आपस में कि जाओ तुम अपना वेट मेजर करके आओ, अपन ऐसे बोलते हैं। या आप कभी रेलवेज में सफर कर रहे हो और वहां पर जब भी आप प्लेटफॉर्म वगैरह में देखते हो तो वेइंग मशीन्स वगैरह होता है, तो आप क्या बोलते हो, या आपके गार्जियन आपको क्या बोलते हो, जाओ तो एक बार बेटा जाके वेट नाप के आओ। तो अपन आम चाल के बोल के भाषा में अपन क्या बोलते हैं, उसको वेट बोलते हैं कि जाके वेट नाप के आओ। लेकिन क्या ये सही है? क्या आपने कभी एज अ साइंस स्टूडेंट ये बात को सोचा कि क्या वो सही बोल रहे हैं या हम सही समझ रहे हैं? क्योंकि इतना बार ये चीज हमारे दिमाग में डाल दिया गया कि जाओ वेट नाप के आओ, जाओ वेट नाप के आओ। अगर आप दुकान पे भी सामान लेने के लिए जाते हैं तो आपकी मदर आपको बोलती है कि अच्छा से वेट देख लेना, वेट सही है कि नहीं। तो इतनी बार आपके दिमाग में ये वर्ड गलत तरीका से बैठा दिया गया है कि आपको लगता है कि आप जो भी चीज नाप करके ला रहे हैं, एक्चुअली में आप उसका वेट मेजर करके आ रहे हैं। और आपको ये चीज का फील भी आता है। कारण फील आने का, क्योंकि जब आप वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं तो आपको लगता है कि वो आपके फोर्स को नाप रहा है। बट होता क्या है पता है? होता यह है कि एक रेफरेंस माना गया है, और जो वेइंग मशीन है वो उस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में आपको मेजर करता है कि आप उस रेफरेंस के कितने मल्टीपल्स हो। एक मल्टीपल, दो, मान लो आपका जो मास आ रहा है वो 50 केजी आ रहा है, इसका मतलब यू आर 50 टाइम्स द मल्टीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअली में आप जो नाप रहे हो वो किसी ना किसी के रेफरेंस में नाप रहे हो। आप देखे होंगे अभी तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन्स आ गए हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी पुराना बात करो या गांव वगैरह में चल जाओ तो मे बी देयर इज अ चांस कि आपको मिल जाए वो तराजू। या सब्जी वाले रखते होंगे, वो एक तरफ क्या रखते हैं, बटकरा रखते हैं, जो कि क्या चीज का रिप्रेजेंट करता है, जो वेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वेट वो बताता है ना, 1 kg 2 kg, सॉरी वेट नहीं, मास को रिप्रेजेंट करता है। 1 kg 2 kg 3 kg 5 kg का एक वो होता है। और एक साइड में आप क्या रखते हो, सब्जी को रखते हो या किसी और चीज को रख रहे हो, ग्रेन्स को रख रहे हो। तो आप क्या बोलते हो कि ये जो भी चीज नापे हो आप, वो है क्या एक्चुअली में? वो आप किसी के रिस्पेक्ट में ही तो नाप रहे हो, और जो आप रिस्पेक्टिव में वैल्यू निकाल करके ला रहे हो वो क्या होगा? वो मास होगा कि वेट होगा? बेटा वो मास होगा। अब बोलोगे सर कैसे? आपने रिस्पेक्टिव में नापा। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो ये तराजू है और एक तरफ रख दिया गया बटकरा और एक तरफ रख दिया गया है सब्जी, मान लो। ठीक। अब आप क्या कर रहे हो, आप एक्चुअली में मान लो आपने वेट को ही नापा, ठीक है मैं मान लिया इसका वेट W था, तो ये बटकरा भी तो अपना वेट लगा रहा होगा। तो जो तुम नाप रहे हो बराबर है, वो क्या चीज के बेसिस में नाप रहे हो कि इसका रेशियो देख रहे हो, तुम इसका रेशियो देख रहे हो, रेशियो निकालोगे। मान लो इसका वेट W है और ये इसके 2 टाइम्स है, तो तुम क्या करोगे, डिवाइड दोगे ना। और ये वेट क्या होगा, 2 इंटू एम भी होगा इंटू जी भी होगा, और नीचे भी m इंटू जी होगा। तो ये जो g और ये g है ये कैंसिल हो गया, ये m भी कैंसिल हो गया, तो ये तो तुम्हारा रेशियो निकल करके आ गया ना। अब अगर यहां मास होता मान लो, तो वो मास का भी तो रेशियो 2 ही आता, क्योंकि ये g तो कांस्टेंट है, ये इस पे भी लग रहा है वो इस पे भी लग रहा है। तो जो रिलेटिवली आपने मेजर किया इसके मास को, उसका तो कोई यूनिट था नहीं, लेकिन आपको पता है कि एक का यूनिट क्या है, 1 kg, तो इसका जो रेशियो आ रहा होगा, तो इसको क्या लिखोगे, मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय मास ऑफ रेफरेंस
और तुम्हारा रिलेटिव एटॉमिक वेट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 2। क्यों? क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक वेट और रिलेटिव एटॉमिक मास में कोई अंतर नहीं होता है। कारण, अगर आप वेट का रेशियो निकाल रहे हो W1/W2, वही रेशियो निकलेगा मास का भी M1/M2। कारण देख लो, ये W1/W2 में क्या होगा M1 इंटू जी डिवाइडेड बाई M2 इंटू जी, और ये जी कैंसिल हो गया तो फिर तो M1/M2 आ गया। तो जो आपने जो ये रेशियो निकाला यहां पर बराबरी में नाप करके, वो क्या निकाला? एक रेशियो निकाला। और तुम अगर बोलते हो कि वो वेट का रेशियो है तो ठीक है, मैं मानता हूं वेट का रेशियो है, लेकिन जो वो तुम निकाले वो वेट का रेशियो, वो हमेशा मास के रेशियो के बराबर ही होगा। तो अपन लिख सकते हैं ना कि रिलेटिव एटॉमिक मास of that particular mass of the object by the mass of the reference। और वो जो mass of the reference माना गया है वो क्या माना गया है? वो 1 kg माना गया है। तो जो mass of the object आएगा MOO डिवाइडेड बाई 1 kg इज इक्वल्स टू 2, और ये जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाता है? तो वो 2 kg ही बनता है। इससे हम क्या सीखे? इस पूरे फंडा से, इस पूरे कॉन्सेप्ट से हम क्या निकाल करके ला रहे हैं कि जो आप मेजर करते हो वो मास मेजर करते हो। एक और तरीका, जब भी तुम नॉर्मली मेजर करते हो या वेइंग मशीन नाप करके तुम्हारे सामने जो प्रोड्यूस करता है 20 kg, 30 kg, 50 kg, तो तुम बोलते तो 50 kg हो, लेकिन दिमाग में सोचते हो कि तुम वेट नाप रहे हो। तो इस थिंकिंग को बदलो, वो जो तुम नापते हो वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा मास होता है। आई थिंक मैंने तुमको इसको फील कराया होगा, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो? नापना मतलब होता है किसी के भी रिस्पेक्ट में देखना। और मान लो अगर तुम इसको मास नहीं मानते हो तो तुमने वेट माना, तो जो तुम वेट का रेशियो निकालोगे वो हमेशा मास के रेशियो के क्या होगा? बराबर ही आएगा। क्यों बराबर आएगा? दोनों के लिए जी का वैल्यू सेम है, तो हमेशा वेट का रेशियो और मास का रेशियो सेम आता है। तो जब भी तुम लिखोगे ना रिलेटिव मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय द मास ऑफ द रेफरेंस, और पूरे दुनिया में मास ऑफ द रेफरेंस किसको माना गया है? 1 kg को। तो यहां पर मास ऑफ द रेफरेंस की जगह क्या लिखोगे? 1 kg। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? 2 kg। लेकिन जो तुम यहां नापे थे वो क्या नापे थे? रेशियो नापे थे। तो वो जो रिलेटिव मास तुम निकाल रहे हो, अगर तुमसे कोई पूछे उसका यूनिट क्या है, कोई यूनिट नहीं। कारण रिलेटिव मास का क्या यूनिट आएगा? ऊपर भी kg नीचे भी kg, कट के हो गया, कोई यूनिट नहीं। वेट का यूनिट निकालोगे न्यूटन, न्यूटन कट के क्या हो गया? नो यूनिट। तो यहां पर जो तुमने 2 निकाला, ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल पाते हो, नथिंग एल्स। तुमने न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लिया और फिर मास ऑफ द रेफरेंस से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, तो तुम्हारे सामने मास ऑफ द ऑब्जेक्ट निकल करके आ जाता है। तो ठीक उसी तरीके से ये जो पूरा तुमने कॉन्सेप्ट को समझा है, जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को तुमने अच्छा से फील करके समझा है, इसको अपन यहां पर लगाएंगे। कहां पर? इस एटॉमिक मास वाले कंसेप्ट पे भी लगा करके देखेंगे कि आखिरकार इस कंसेप्ट का यहां पर असर क्या पड़ता है। देखना, मेनली पता है दिक्कत क्या होती है? मेनली दिक्कत जो हमको देखने को मिलती है, वो लिखते कुछ और है और फील कुछ और करते हैं, यहां पर दिक्कत अराइज होती है। तो यहां पर भी वही होता है, लिखते एटॉमिक मास है, डेफिनेशन भी लिखते हैं मास ऑफ एन एटम बाय द मास ऑफ द रेफरेंस, लेकिन फील क्या करते हैं? इट इज अ मास ऑफ वन एटम। एटॉमिक मास को वो फील क्या करते हैं? वो फील करते हैं मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम फील करते हैं, जो कि क्या है? सरासर गलत है। इसको दिमाग से निकाल दीजिए। ये जो तुम एटॉमिक मास को फील करना है आज के बाद से, वो क्या फील करना है? इट इज अ रिलेटिव एटॉमिक मास। आप किसी के रिस्पेक्ट में ही निकालते हो, और वो क्या कहलाता है? मास ऑफ रेफरेंस। और जो तुम जिसके रेफरेंस में निकाल रहे हो वो क्या है? उसको क्या माना गया है? 1/12 मास ऑफ C12 आइसोटोप। अब इसके बाद बच्चों के मन में यह भी सवाल आता है कि भाई एक बात बताओ सर, कि मास ऑफ रेफरेंस तो आपने मान लिया 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप, लेकिन यह सवाल है कि वाई C12? भाई एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं, एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं, फिर C12 ही क्यों? क्या यह स्टार्टिंग से ही C12 आइसोटोप को एज अ रेफरेंस माना गया था? तो मैं आपको बताना चाहूंगा नहीं। स्टार्टिंग में क्या हुआ? स्टार्टिंग में किसी ने ऑक्सीजन को रेफरेंस माना, किसी ने हाइड्रोजन को रेफरेंस माना, और किसी ने इस दोनों का एवरेज, जब पहले ऑक्सीजन को रेफरेंस माना जा रहा था O16 को, केमिस्ट के द्वारा। किसके द्वारा?
केमिस्ट मतलब जो केमिस्ट्री वगैरह में जब भी अपन एटॉमिक मास वगैरह निकालते थे तो केमिस्ट वाले जो निकालते थे एटॉमिक मास वो विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन 16 निकालते थे, और फिजिक्स वालों ने हाइड्रोजन को अपना रेफरेंस मान रखा था। और फिर जब इससे भी काम नहीं चला तो उन्होंने एवरेज, इन दोनों का एवरेज निकाल लिया और फिर उसको रेफरेंस मानने लगा। लेकिन दिक्कतें क्या आ रही थी कि ज्यादातर एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास सामने में निकल करके आ रहा था वो डेसिमल्स में आ रहा था, इंटीग्रल वैल्यूज आ ही नहीं रहते। और फिर इस दिक्कत से पार आने के लिए, इस दिक्कत को ओवरकम करने के लिए फर्दर आगे चल करके उन्होंने C12 आइसोटोप को एज अ रेफरेंस कंसीडर किया, ताकि मेन कंसेप्ट क्या था इसको मानने का, क्योंकि इसको मानने पर ज्यादातर का जो एटॉमिक मास का वैल्यू आता है वो क्या आता है, इंटीग्रल वैल्यू आता है। वो क्या आता है बेटा, इंटीग्रल वैल्यू आता है। इसी कारण C12 आइसोटोप को एज अ रेफरेंस कंसीडर किया गया। ज्यादातर, मैंने बोला, ये नहीं बोला कि सब का ही आता है, ज्यादातर चीजों का इंटीग्रल वैल्यू आने लगा। अब फिर मेरा एक सवाल कि अगर आपसे कोई पूछे कि एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम क्या है, जरा बताना आंसर, कमेंट में लिखना, इस क्वेश्चन को तुरंत सोच करके फिर आंसर मैच करना। तो अगर आप लिख रहे होगे तो बहुत जन लिखे होंगे 27 ग्राम, काफी जन लिख रहे होंगे। कितने जन 27 ग्राम लिखे हैं? बहुत जन 27 AMU लिखे हैं, बहुत जन लिखे होंगे 27 AMU, बहुत जन लिखे होंगे 27 ग्राम। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपको सिर्फ क्या लिखना था, आपको सिर्फ 27 लिखना था, सिर्फ 27 लिखना था। अभी मैंने आपको समझाया ये क्या है, एटॉमिक मास इज नॉट अ मास ऑफ एन एटम, इट इज एक्चुअली अ रिलेटिव एटॉमिक मास। और जब भी आप रिलेटिव टर्म ले आते हो किसी भी चीज के आगे तो वो उसका जो यूनिट होता है वो यूनिटलेस होता है। तो ना ही आप AMU लिख सकते हो ना ही आप ग्राम लिख सकते हो। जब भी एटॉमिक मास लिखोगे तो क्या लिखोगे, सिर्फ 27। आज के बाद से क्या बोलोगे, सिर्फ 27। कोई बोलेगा 27 AMU, बोलना इट इज अ मास ऑफ वन एटम। कोई तुमसे पूछेगा 27 ग्राम, बोलना इट इज अ मास ऑफ 1 मोल। और कोई तुमसे पूछे एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम तो क्या बोलेंगे, सिर्फ 27। मैग्नीशियम सिर्फ 24, कार्बन सिर्फ 12, नाइट्रोजन सिर्फ 14। आगे कुछ भी यूनिट नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा, मैंने आपको प्रूफ कर दिया है चीजों को। तो बोलेगा सर मास ऑफ एन एटम जब आप कैलकुलेट करते तो 1 AMU क्यों लिखते, वो भी मैं बताता हूं। तो ये जो रेफरेंस निकाला आपने 1/12 मास ऑफ वन एटम, तो एक बात तो तुम्हें पता है कि मास ऑफ 1 मोल of C12 isotope is equals to 12 ग्राम 1 मोल। अब बोलोगे सर 1 मोल क्या होता है, तो 1 मोल मैंने कहा ना काउंटिंग नंबर्स है, और ये 1 मोल जो होता है वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, दैट इज 6.022 into 10⁻23 के बराबर होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 एटम 1 मोल ऑफ C12 आइसोटोप इज इक्वल टू 12 ग्राम। अब यहां पर क्या निकालना था, 1/12 मास ऑफ 1 एटम। ध्यान से देखना, तो आपको 1 एटम निकालना है तो क्या करोगे, 1 मोल नहीं 1 एटम। तो तुमको पता है कि 1 मोल में कितने एटम्स होंगे, Na। तो ये क्या हो जाएगा 12/Na। मैंने कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं कहा, यूनिटरी लगा रहा हूं, 10 का दाम इतना तो 1 का कितना। तो वैसे ही Na नंबर ऑफ एटम्स ऑफ C12 आइसोटोप का मास कितना 12, तो 1 का कितना 12/Na। और इसका भी आपको क्या चाहिए, इसका भी रेफरेंस, जो मास ऑफ रेफरेंस है वो क्या है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप।
तो मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप कितना निकाल लिया आपने 12/Na, और इसको आप यहां पर क्या करो पुट कर दो, क्या आ जाएगा 1/Na, और इसको आप सॉल्व करोगे Na के जगह पे क्या लिखोगे 6.02 इंटू 10⁻23, और जब आप इसको लिखोगे तो आपके सामने जो वैल्यू निकल करके आएगा वो आएगा 1.64 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, कितना आएगा। और इस 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम को बाद में 1 AMU कह दिया गया। या तो आप इस रेफरेंस के जगह पे ये ग्राम के टर्म्स में लिखो, और या फिर इस वैल्यू को एक नाम दे दिया गया 1 AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। इसको अभी लेटेस्ट में AMU को U के तरह भी लिखा जाता है। U का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मास। क्या बोला जाता है, यूनिफाइड मास। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे मास ऑफ वन एटम, क्या पूछे, मास ऑफ एन एटम ऑफ एल्यूमिनियम क्या होगा, एन एटम ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज Al क्या होगा, तो क्या लिखोगे। तो आप इस फॉर्मूला से जाना, कैसे जाओगे, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू मास ऑफ एन एटम ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय मास ऑफ रेफरेंस। अब मास ऑफ रेफरेंस क्या, 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप, जिसको तुमने निकाला है, दैट इज इक्वल्स टू 1 AMU। तो अगर आप यहां पर 27 लिखे, यहां पर 1 AMU लिखोगे, और इसके जगह पे क्या लिखोगे, मास ऑफ एन एटम ऑफ एल्यूमिनियम, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तब आपके सामने क्या निकल के आ जाएगा 27 AMU, तब आप लिखोगे। तो जब जैसे ही आप इसको यहां मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या निकल करके आ जाएगा, देखो तो क्या निकल करके आ जाएगा, मास ऑफ एन एटम निकल करके आ जाएगा। इससे हम क्या सीखे कि अगर एटॉमिक मास के बाद आपने यूनिट लगा दिया, वो भी क्या AMU या फिर U लिख दिया 27U या 27 AMU, तो आपको क्या बताएगा, वो आपको मास ऑफ एन एटम बताएगा। सिंगल एटम किसी भी एलिमेंट का, उसका मास क्या होगा वो बताएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एटॉमिक मास और मास ऑफ एन एटम में क्या डिफरेंस है, और एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या सिमिलैरिटीज है। ठीक है, तो इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर मास एंड मॉलिक्यूलर वेट। आई होप आपको पहले ही समझ में आ गया होगा, इतना डेप्थ में हमने एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट को समझा है, आपको पहले ही समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। जब आपका एटॉमिक मास का रेफरेंस C12 माना गया है, तो ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूलर मास का भी रेफरेंस वही माना जाएगा, क्योंकि जो आप मॉलिक्यूल बना हुआ किससे, एटम से ही तो बना हुआ है। तो जो एटॉमिक मास निकालते वक्त आपने रेफरेंस माना है, वही रेफरेंस मॉलिक्यूल के लिए भी माना जाता है। तो इसके लिए भी क्या फॉर्मूला निकल करके आता है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ एन मॉलिक्यूल, मास ऑफ एन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ द C12 वन एटम मास। तो C12 का वन एटम का जो मास होगा उसका 1/12 कर दो, और ऊपर में क्या लिख दो, मास ऑफ एन मॉलिक्यूल, क्या निकल करके आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। तो आपको नजर आ रहा है, अगर तो आज के बाद से आपसे कोई पूछे कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो बोलना रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर मास में कोई डिफरेंस नहीं होता है। आपको सारे कारण पहले ही समझ में आ चुके हैं। इज इट क्लियर बेटा, इज इट क्लियर, यस और नो। तो यहां पर भी वही है कि मास ऑफ द रेफरेंस किसको माना गया है, मास ऑफ द रेफरेंस किसको माना जाएगा, मास ऑफ द रेफरेंस उसी 1/12 C12 को ही माना गया है। नेक्स्ट सवाल यहां पर क्या आता है कि अगर मैं यहां पर भी आपसे पूछूं कि बताओ H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या है, फिर से मैं बोल रहा हूं H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या है, फिर से कमेंट में लिखो। अब क्या लिखोगे, 18 कि 18 AMU, क्या लिखोगे बोलो। तो आपको 18 लिखना होगा, और जब मैं बोलूंगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ध्यान से सुनना क्या बोलूंगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, जब मैं ये स्पेसिफाई करूंगा तब आप लिखोगे 18 AMU, 18
AMU। तो इसमें एक सवाल भी आता है जनरली बच्चों के सामने, ये पूछ लिया जाता है कि बताओ H2O का मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे, ऑफ H2O कैसे निकालोगे। तो आप क्या करोगे, आपको पता है ना मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1 AMU, इसको क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16 AMU, वन एटम का मास पूछ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 2 AMU प्लस 16 AMU, आंसर क्या लिखोगे 18 AMU। लेकिन हम सीधे पूछते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O बताओ, तब तुम बताओ हमको, मॉलिक्यूलर मास डायरेक्ट पूछ रहा है जो कि एक रिलेटिव मास है, तो मॉलिक्यूलर मास के लिए हाइड्रोजन का भी जो एटॉमिक मास लेंगे वो कैसा लेंगे, वो भी रिलेटिव वाला लेंगे। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई यूनिट तो होता नहीं है, तो क्या लिखेंगे 2 × 1 प्लस 16, कोई यूनिट नहीं लिखेंगे, कारण कोई यूनिट नहीं लिखने का, कोई यूनिट नहीं लिखने का कोई कारण बता सकते हो एनीवन। कारण क्या है, मैंने तुमसे सिर्फ क्या बोला है मॉलिक्यूलर मास बोला है, क्या बोला है मॉलिक्यूलर मास बोला है। और जब भी आप मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करोगे तो हमेशा रिलेटिव में देखोगे, रिलेटिव का कोई यूनिट नहीं होता है, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। तो आपको दो चीजें समझ में आ गई कि कब AMU लिखना है, कब नहीं लिखना है, कब। अब अपन एक और चीज सीखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ग्राम, नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक वेट। फिर मैं बोलूंगा इस दोनों का लगभग मतलब सेम होता है। अब इसमें नाम में ही क्लियर है, अगर एटॉमिक मास के बाद आपने AMU लगा दिया तो वो क्या चीज को बताएगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। मॉलिक्यूलर मास के बाद में अगर आपने AMU लगा दिया तो क्या बताएगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर। अगर आपने एटॉमिक मास के बाद में ग्राम लगा दिया तो उसको अपन क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर, ये तो डेफिनेशन हो गया ना। लेकिन ये बताना क्या चाहता है, इस ग्राम एटॉमिक मास के टर्म से ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, ये क्या बताएगा, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या है। इसमें फील तो नहीं आ रहा है ना कि वो एक एटम का मास है कि 2 का है कि 100 का है कि 1000 का है कि 1 लाख का है कि 1 करोड़ का है, पता ही नहीं चल रहा है। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि ग्राम एटॉमिक मास स्पेसिफाई क्या कर रहा है या ये क्या चीज को बताने का काम कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि ग्राम एटॉमिक मास GAM 1 मोल ऑफ एटम का मास बताता है। 1 मोल, और 1 मोल में कितने एटम होंगे, Na, that is Avogadro number 6.022 into 10 to the power 23। इतने सारे एटम्स को मिला करके जो मास आएगा उसको अपन क्या चीज में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास में रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट क्लियर। तो अगर मैं आपसे पूछूं, एक बात बताना कि ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल ऑफ एन एटम ऑफ अ मास को बताता है, तो मेरा यहां पर एक सवाल है। अब वो सवाल क्या है कि ग्राम में आपने एक्सप्रेस किया और वो 1 मोल ऑफ एटम को बताने लगा, तो ग्राम में एक्सप्रेस करने की क्या जरूरत पड़ गई, हम लोग को ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि अपन 1 एटम का मास से काम नहीं चला पा रहे थे, कि 100 एटम का मास से काम नहीं चला पा रहे थे, कि 1000 एटम का मास से काम नहीं चला पा रहे थे। क्या जरूरत पड़ा हमको इतना लार्ज क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ एटम्स को एक साथ कलेक्ट करके उसका मास को एक क्वांटिटी बताने का, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, एक फैक्ट बताना चाहूंगा कि जो हमारा आईज है ना, जब डस्ट उड़ते हैं तो उस डस्ट को वो तभी देख सकता है जब 1 × 10⁶ नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एक साथ एक्यूमुलेट होते हैं, तब जाकर के आप उस डस्ट पार्टिकल को अपने नेकेड आईज के द्वारा देख सकते हो। तो इससे पहले तक जो हमने मासेस के बारे में डिस्कस किया, AMU में निकाला या U में निकाला, वो मास ऑफ एन एटम बता रहा था।
और आपका जो नेकेड आइज है वो नेकेड आइज सिर्फ 1 × 10⁻16 एटम मिनिमम है, जितने एटम एक साथ कलेक्ट होंगे तब जाकर के आपको वो डस्ट नजर आता है। एटम छोड़ो ना, वो डस्ट नजर आता है। 1 × 10⁻16 नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल जब आपस में कलेक्ट होते हैं तब आप उसको अपने नजरों से देख सकते हो। तो सोचो वो एटम उस डस्ट पार्टिकल से भी छोटा है तो आप उसको कैसे देख पाओगे। तो हमेशा आप जब भी यूज करोगे, लेबोरेटरी में थोड़ी 10 एटम लेकर के हम रिएक्शन करा देंगे, पॉसिबल ही नहीं है, दिखेगा ही नहीं। तो फिर एएमयू का सिग्निफिकेंस धीरे धीरे कम होते गया, क्योंकि जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हम लोग लार्ज क्वांटिटी में चीजों को ले रहे थे और उसके लिए अपने को क्या चाहिए, एक बड़ा यूनिट चाहिए। और वो बड़ा यूनिट क्या था, वो बड़ा यूनिट था ग्राम। तो वहां से ये इस चीज का रिक्वायरमेंट बना कि अब हम लोग को 1 मोल ऑफ एटम या 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल को लेकर के कलेक्टिवली एक ऐसा टर्म प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो कि हमको फर्दर एक्सपेरिमेंट्स में हेल्प करेगा फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। क्योंकि आप 2 एटम 10 एटम 100 एटम को लेकर के काम नहीं चला सकते, क्योंकि आप उसको देख ही नहीं पाओगे। तो लार्ज नंबर में लेते हैं, फिर उसको यूनिटरी मेथड लगा करके एक पे अपन बात कर लेते कि एक पे भी क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया ग्राम एटॉमिक मास का जरूरत क्या पड़ा। ग्राम एटॉमिक मास कब कहेंगे, जब एटॉमिक मास के बाद में क्या लग जाएगा ग्राम, तब उसको ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। लेकिन वो ग्राम एटॉमिक मास क्या चीज को बताता है, वो 1 मोल ऑफ एन एटम ऑफ अ मास को बताने का काम करता है। तो हर एक चीज आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास सेम एज दैट ऑफ द ग्राम एटॉमिक मास। इसमें भी जब आप मॉलिक्यूलर मास के बाद में क्या लगा दो, ग्राम लगा दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। और ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास जीएमएम क्या बताता है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मास को बताता है। यस और नो। तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मास को बताने का काम करता है। तो आपको एटॉमिक मास का सारा कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक मास क्या होता है, एएमयू क्या होता है, ग्राम क्या होता है, क्या बताने का काम करता है, क्यों जरूरत पड़ा। ठीक है, तो आइए एक सवाल देखते हैं, हाउ मेनी एटम्स ऑफ कैल्शियम इज प्रेजेंट इन 240U। तो पहले ये बताओ कि मास ऑफ 1 एटम कितना होता है, मास ऑफ 1 एटम कितना होता है, जल्दी से बताओ। जो कि तुम्हारा टोटल मास यू में दिया हुआ, तो इसमें इसको भी तुमको यू में लिखना होगा। मास ऑफ 1 एटम कितना होगा, जल्दी फास्ट। यस, इट्स 40U। तो 1U में कितना एटम्स, 1/40 एटम्स। तो बताइए 240U में कितना एटम्स होगा, 240/40 एटम्स होगा। आंसर कितना हो गया, 6। मतलब 240U में कितने एटम्स होंगे कैल्शियम्स के, कैल्शियम के 6 एटम्स होंगे। कितना में, 240U में। तो इस तरीके के भी बहुत बार सवाल आ जाते हैं। और एक सवाल मैं यहां पर क्रिएट करता हूं कि बताओ नंबर ऑफ एटम्स इन 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम कितना होगा। कैसे बोलोगे, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम। लेकिन अब हमको मास यू में लिखना है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन किस में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है। तो आप मास ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम किस में लिखोगे, ग्राम में लिखोगे। दैट इज 40 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब यहां पर तुमने मास ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम को ग्राम में लिख दिया, तो 1 ग्राम में कितना एटम, तो अपन क्या बोलेंगे, 1/40 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 एटम्स। किसका, कैल्शियम का। तो 40 ग्राम में कितना होगा, तो 40/40 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो यही निकल करके आने वाला है।
तो मैंने जो कहा ग्राम एटॉमिक मास के बारे में उसको प्रूव भी कर दिया कि ग्राम एटॉमिक मास इस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और ये नंबर क्या होता है, ये नंबर 1 मोल होता है। जो कि ये एटम का ग्राम एटॉमिक मास है तो ये 1 मोल ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक उसी तरीका से जब मॉलिक्यूलर मास को आप ग्राम में एक्सप्रेस करोगे तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मास को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे एवरेज एटॉमिक मास। अब होता क्या है कि बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो सवाल होते हैं वो सवाल एवरेज एटॉमिक मास के आ जाते हैं। बोलते हैं कि एक से अधिक एलिमेंट का एटम्स है जिनका एटॉमिक मास, जैसे कि यहां पर मान लो एक मिक्सचर क्रिएट कर दिया आपके लिए और बोला उस मिक्सचर में एक एलिमेंट है A1 और एक एलिमेंट है A2, और इस एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है ये A1 है और इस A2 का A2 है, लेकिन ये स्मॉल में लिखा हुआ यही डिफरेंस है, ये रिप्रेजेंटेशन है, एलिमेंट का नाम है, समझ लेना। अब होता क्या है कि जब भी एवरेज एटॉमिक मास आपको निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया जाता है तो कंडीशंस पे डिपेंडेंसी होती है कि किस क्या उसमें डेटा प्रोवाइडेड है। तो अगर डेटा आपको दिया हुआ है मास परसेंटेज का, कि आपको क्या दे दिया है, एलिमेंट के बारे में बता दिया कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट का मिक्सचर है और उसका मास परसेंटेज दिस एंड दिस है, तो आपको बोला जा सकता है कि बताइए कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A1 इंटू x% प्लस A2 इंटू 100 माइनस x%। और इसको बहुत सारे किताबों में ऐसे भी लिखा जाता है, A1 इंटू x%, परसेंटेज को हटाओगे तो 100 आ जाएगा डिवाइड में, प्लस A2 इंटू 100 माइनस x, फिर परसेंट को हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100। तो ये क्या हो गया, एवरेज एटॉमिक मास। तो यहां पर क्या बन गया, A1 इंटू एक्स प्लस A2 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100। तो ये जो आपके सामने फॉर्मूला निकल के आया, ये फॉर्मूला क्या चीज को बतला रहा है, ये फॉर्मूला एवरेज एटॉमिक मास को बतलाने का काम करता है। तो ये कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। अगर मास परसेंटेज, बहुत बार वर्ड मास परसेंटेज लिखा हुआ होगा या बहुत बार वर्ड अबंडेंस दे दिया होगा कि एक एलिमेंट ए है एक एलिमेंट बी है, इसका अबंडेंस इतना, तो अबंडेंस भी क्या चीज को बताता है, मास परसेंटेज को ही बतलाने का काम करता है। तो उन दोनों केसेस के लिए आप इस तरीका से एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हो। तो आइए एक सवाल इसी कंसेप्ट पे बेस्ड। अब वो सवाल क्या चीज है, नाइट्रोजन इज मेड अप ऑफ 2 आइसोटोप्स, 2 आइसोटोप से मिलकर के नाइट्रोजन बना हुआ है, एक बात बोल दिया, ठीक है। और वो कलेक्शन क्या है, N14 का और N15 का। ये 14 क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 14 एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 15 क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमको लगता है कि आपको ये ब्लैक कलर का पेन नजर नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर रेड से लिख देते हैं, मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक मास। क्यों, क्योंकि ना ही एमयू लिखा हुआ ना ही ग्राम लिखा हुआ है, तो खुश रहो यार, मास जब कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो एमयू लिख देगा तो 1 एटम का मास हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछता है कि इसका जो एवरेज एटॉमिक मास आता है वो कितना आता है, 14.007। तो इसका परसेंटेज अबंडेंस बताइए। तो आप एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे, दो मासेस है, एक है 14 N14 वाले का, N15 वाले का क्या है 15। तो कैसे निकालोगे, 14 मान लो कि 14 वाला का x परसेंटेज है अबंडेंस, तो 15 वाले का कितना हो जाएगा 100 माइनस x% होगा। दो चीजों से मिलके बने हुए हैं, तो एक का अगर x है तो बाकी का क्या होगा 100 माइनस x होगा। तो 14 इंटू x परसेंट है प्लस 15 इंटू 100 माइनस x, 15 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा 100। अब सवाल में ऑलरेडी एवरेज एटॉमिक मास आपको दे दिया 14.007 इज इक्वल्स टू 14x प्लस 15x माइनस 15x, सॉरी 1500 माइनस 15x डिवाइडेड बाई 100। अब इस 100 को इसे मल्टीप्लाई कर लो तो 1400.7 इज इक्वल्स टू 1500, ये 14x और माइनस 15x कितना होगा माइनस x, और इस x को उठा के इधर ले आओ तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1500 माइनस 1400.7। तो x इज इक्वल्स टू क्या निकल करके आ गया बेटा, जल्दी से बताओ 99.3%।
अर्थात अगर आपसे हम कोई पूछे कि बताओ N14 कितना है, तो N14 कितना निकल गया 99.3%। और अगर तुमसे कोई पूछे N15 कितना है, तो 100 में से ये 99.3% को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.7%। तो इस तरह के सवाल को ऐसे अपने को लगाना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि बहुत बार एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए दे देता है, लेकिन अब कंडीशन अबंडेंस परसेंटेज या मास परसेंटेज का नहीं है, इस बार आपको मोल्स दे दिया गया कि मान लो A1 एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास A1 है, A2 का A2, A3 का A3 और नंबर ऑफ मोल्स दे दिया। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, काउंटिंग नंबर्स को ही तो रिप्रेजेंट करता है। तो जब कभी भी आप एवरेज निकालोगे तो पहले टोटल मास ऑफ A1 निकाल लेना, फिर टोटल मास ऑफ A2 निकाल लेना उस मिक्सचर में, टोटल मास ऑफ A3 निकाल देना और फिर डिवाइड दे देना टोटल नंबर से। तो अब टोटल मास कैसे निकालोगे A1 का, तो टोटल मास कैसे निकालोगे, टोटल मास A1 और N1 को मल्टीप्लाई करके निकलेगा। टोटल मास A2 का कैसे निकलेगा, A2 और N2 को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये क्या चीज को बता रहा है, वन एटम। ये क्या चीज को बता रहा है, वन एटम। ये क्या चीज को बता रहा है, वन एटम। तो अगर N1 नंबर ऑफ मोल्स है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, N2 नंबर ऑफ मोल्स है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, N3 नंबर ऑफ मोल्स है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास टोटल मास आएगा। और वो भी टोटल तब निकलेगा जब आप इनका सम कर दोगे, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा टोटल नंबर से, और वो नंबर क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक है, तो आप इस तरीका से क्या निकाल सकते हो, एवरेज एटॉमिक मास, अगर मोल दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला को आप 2-4 बार जरूर लिखिएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एक सवाल दे दिया गया है कि 3 मोल्स ऑफ 35Cl17 37Cl17। अब ये 3 मोल्स तो 35Cl17 का और 37Cl17 का 1 मोल है। अब 1 मोल है और यहां पर n लिखा हुआ है और n मतलब होता है 1, तो ये 3 मोल और ये 1 मोल इसका दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछा, एवरेज एटॉमिक मास। क्या बेसिक फंडा है एवरेज एटॉमिक मास का बेटा, एवरेज एटॉमिक मास का फंडा ये है कि आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl35, तो ये 35 इसका एटॉमिक मास है, तो यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 35 कितना है, 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, यही तो कंसेप्ट है। अब यहां पर ये 3 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द क्लोरीन एटम हैविंग मास एज 35। 1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl एटम हैविंग मास 37, और ये 35 और 37 उनके एटॉमिक मासेस है। तो कैसे टोटल मास निकालोगे, मोल को 35 से मल्टीप्लाई करके, इस मोल को 37 से मल्टीप्लाई करके और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे आंसर क्या आएगा, 35.5। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एवरेज एटॉमिक मास अपन कैसे निकालते हैं जब मोल्स दिया हुआ हो। तो इसी तरीका से आगे बढ़ते हैं। अब हो सकता है कि मोल फ्रैक्शन दिया हुआ हो, तब कैसे निकालोगे एवरेज एटॉमिक मास, तब कैसे निकालेंगे। तो अभी अपने मोल्स का कंसेप्ट को पढ़ा ना, कैसे निकालते हैं, A1N1 प्लस A2N2 प्लस A3N3 डिवाइडेड बाय क्या करते हो बेटा, N1 प्लस N2 प्लस N3। ये आपका क्या निकल गया, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक, अब A1N1 प्लस A2N2 प्लस A3N3 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, NT लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, सेपरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, A1 बाई N1 बाई NT प्लस A2 इंटू N2 बाई NT प्लस A3 इंटू N3 बाई NT। और आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, मोल फ्रैक्शन अगर मान लो हमको N1 का मोल फ्रैक्शन निकालना है या A1 वाले एलिमेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, अगर हमको chi1 निकालना है तो chi1 निकालने का तरीका कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A1 डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3, मींस आपको टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड देना पड़ेगा, तब आपका क्या निकल जाएगा बेटा, मोल फ्रैक्शन। तो यहां पर आप ध्यान से देखो, क्या ये ऐसा ही कंडीशन नहीं बन रहा है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, A1 इंटू chi1 प्लस A2 इंटू chi2 प्लस A3 इंटू chi3। अगर आपसे ये बोलेगा इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको काई पढ़ा जाता है। ठीक है, कई जगहों पर लोग चाय भी पढ़ते हैं। ठीक है, आपको जो पढ़ना पढ़ लो, लेकिन ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है ये आपको पता होना चाहिए, ये मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट
करता है। अब सवाल उठता है ये मोल फ्रैक्शन क्या है, तो ये आने वाले लेक्चर्स में आगे चल करके आपको पता चल जाएगा कि मोल फ्रैक्शन आखिरकार होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या बतलाने का काम करता है, ये एक्चुअली में कंसंट्रेशन बताने का काम करता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, A1 प्लस का I1 प्लस A2 इंटू का I2 प्लस A3 इंटू का I3। इस तरीका से आप एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं अगर सवाल में मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो। नेक्स्ट, अगर मोल परसेंट दे दिया तो परसेंट कैसे निकालते हो किसी भी चीज का, जिसका निकालना है उसको ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। तो अभी हमने देखा मोल्स के केस में और मोल फ्रैक्शन में भी हमने यहां तक तो निकाल लिया, A1 इंटू N1 बाई NT, A2 इंटू N2 बाई NT, A3 इंटू N3 बाई NT, ये निकाल लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, A1 इंटू N1 बाई NT इंटू 100 प्लस A2 इंटू N2 बाई NT इंटू 100 प्लस A3 इंटू N3 बाई NT इंटू 100, और इन सबको क्या करो, टोटल को 100 से डिवाइड दे दो। अगर अब ऐसा क्यों किए, डिवाइड में एक चीज है ना कि जितना ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो उतना नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अच्छा, ये जो x% है, ये x% कैसे निकलेगा, मोल का परसेंट है, ये है क्या, मोल परसेंट। तो मोल परसेंट किसी भी चीज का कैसे निकलता है, जिसका मोल है उसको ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू 100। तो क्या ये कंसेप्ट कुछ ऐसा ही नहीं नजर आ रहा है, अब इसको नहीं लिख सकते A1 इंटू x% प्लस A2 इंटू y% प्लस A3 इंटू z% डिवाइडेड बाई 100। तो इस तरीके से आप डिराइव कर सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला को। तो यहां पर क्या फॉर्मूला आ गया, A1 इंटू x% प्लस A2 इंटू y प्लस A3 इंटू z डिवाइडेड बाई 100। तो अगर आपको मोल परसेंट दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला को अपन लगा देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला को रटना नहीं है, फील करना है, देन यू कैन गेट इट वेरी इजिली, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहां पर कुछ की बुलेट्स है। क्या की बुलेट्स है, जो मोल परसेंट का रेशियो आएगा वही रेशियो मोल्स का आता है और वही रेशियो नंबर्स का भी आता है। अब बोलोगे सर कैसे, आओ इसको भी अपन देखते हैं। मोल परसेंट का रेशियो है, मान लो x% इज टू y% इज टू z%, ठीक है। तो x% के जगह पे क्या लिख सकते हो, मान लो ये N1 है, ये N2 है, इसका मोल्स और N3 है, तो क्या लिख सकते हो, N1 बाई NT, और ये NT क्या है, N1 प्लस N2 प्लस N3, यस और नो बेटा। तो N1 बाई NT इंटू क्या लिख सकते हो, 100 x% को। उसी तरीके से y% को क्या लिख सकते हो, N2 बाई NT इंटू 100, और उसी तरीके से z% को क्या लिख सकते हो, N3 बाई NT इंटू 100। तो ये 100 ये 100 ये 100 कट गया, ये NT ये NT ये NT कट गया, रेशियो क्या निकल के आ गया, N1 इज टू N2 इज टू N3। तो बताओ मोल परसेंट और मोल रेशियो में कोई डिफरेंसेस है, नहीं है, और उनका नंबर्स का रेशियो भी वही आएगा। क्यों, क्योंकि जो भी नंबर्स का रेशियो आ रहा है आपका, मान लो A1 है, इसका नंबर है A, A2 है, इसका नंबर है B, A3 है, इसका नंबर है C। बोलो कोई दिक्कत, तो आपने इस नंबर का रेशियो निकाला तो क्या निकालोगे, A/B/C निकालोगे, और इस A/B/C को अगर आप चाहो, ये रेशियो है, तो हर एक टर्म को आप क्या कर सकते हो, Na से डिवाइड दे सकते हो, और ये क्या चीज बन गया, ये आपका मोल्स बन गया, N1 इज टू N2 इज टू N3। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला ये भी है, क्या, गिवन नंबर डिवाइडेड बाय Na, ये भी नंबर ऑफ मोल्स का ही एक फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, ये आगे के लेक्चर्स में अपन सीखेंगे। तो आपको कंटिन्यूली इन सारे लेक्चर्स को देखना है ताकि आप सारी चीजों को देख सके। इज इट क्लियर। तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला है, गिवन नंबर बाय Na, तो ये वैसा ही तो है, गिवन नंबर A है डिवाइडेड बाय Na, गिवन नंबर B है डिवाइडेड बाय Na, गिवन नंबर C है डिवाइडेड बाय Na, और जैसे A बाय Na हुआ, ये क्या बन गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थर्ड एलिमेंट। तो देखो रेशियोज हर केसेस में सेम आ रहा है। तो ये कंसेप्ट है, याद रखने का है। बहुत बार सवाल डायरेक्टली आ जाते हैं, लोग लंबा लंबा कैलकुलेशन किए जा रहे हैं, मोल
मोल परसेंट दे दिया और तुमसे मोल का रेशियो पूछ रहा है, तो सब कुछ आप वैल्यू पुट करके फिर रेशियो निकाल रहे हो, तो उससे बढ़िया वहीं पर रेशियो निकाल करके काम तमाम करो। ठीक है, आगे देखो, रेशियो ऑफ मास परसेंट जो होता है वो रेशियो ऑफ मास के बराबर होगा। सेम कंसेप्ट यहां पर भी लगेगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर आपको देखने की इच्छा है तो मैं दिखा सकता हूं कि मान लीजिए आपके पास हम दो ही एलिमेंट ले रहे हैं, ए और बी। अब इसका मास है m1 और इसका मास है m2। इसका मास परसेंट है x% और इसका मास परसेंट है y%। तो इसका मास का अगर हम रेशियो निकाले तो क्या आएगा, मास का रेशियो आएगा m1:m2। बोलो कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर तुमसे पूछे मास परसेंट का रेशियो क्या आएगा, तो तुम बोलोगे x%:y%। अब x% क्या होगा, m1 बाई m टोटल, और ये m टोटल किसके बराबर होगा, m1 प्लस m2 के बराबर ही तो होगा। तो क्योंकि किसी भी चीज का जो तुम परसेंटेज निकालते हो उसको ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल, तुम मास का परसेंटेज निकाल रहे हो के लिए तो उसका मास ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल मास इज टू इंटू 100। अब इसका रेशियो में क्या आ जाएगा, m2 बाई mt इंटू 100। तो ये 100 और ये 100 कट गया, ये mt और ये mt और ये mt भी कट गया, तो रेशियो फिर आपके सामने क्या निकल कर के आ गया, m1:m2। लेकिन एक बात याद रखने का क्या है, इसमें मैं ये सारी चीजें जो तुमको बता रहा हूं इससे डायरेक्ट सवाल आते हैं बहुत बार और डायरेक्टली बन जाते हैं, लेकिन बच्चे क्या कर रहे होते हैं, ये पूरा कंडीशन को फिर से सॉल्व कर रहे होते हैं, इसलिए इसको अपन ने की बुलेट्स में डाल दिया। हाँ, ये सारी चीजें इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, लेकिन एक बात याद रखना, दीज आर नॉट इक्वल। ये तीनों इस दोनों से कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। की बुलेट्स का कहानी समाप्त होता है। नेक्स्ट है एवरेज मॉलिक्यूलर मास। एवरेज मॉलिक्यूलर मास का सारा कंसेप्ट सेम लगेगा, बस जहां पर आप एटॉमिक मास का वैल्यू ले रहे थे A1, वहां पर मॉलिक्यूलर मास ले लेना M1। बस फर्क इतना ही है कि पहले आप मिक्सचर एलिमेंट्स का बना रहे थे, अब आप मिक्सचर मॉलिक्यूल्स का बनाएंगे। तो जब आप मिक्सचर एलिमेंट्स का बना रहे थे तब आप मास A1 ले रहे थे, तब आप मास A2 ले रहे थे, तब आप मास A3 ले रहे थे। लेकिन जब बात मॉलिक्यूलर मास की होगी, जब बात एवरेज मॉलिक्यूलर मास की होगी, तो मासेस आपको M1 M2 M3 लेना पड़ेगा और कोई डिफरेंस नहीं है, तरीका सारा का सारा हूबहू सेम है। ठीक है, तो मैं एक निकाल करके दिखा रहा हूं, उसी हिसाब से आप बाकी फॉर्मूलाज भी जनरेट कर लीजिएगा। तो यहां पर देखो, एक मॉलिक्यूल है B1, एक मॉलिक्यूल है B1, दूसरा है B2, तीसरा है B3। इनका मॉलिक्यूलर मास आपको दे दिया, नंबर ऑफ मोल्स दे दिया। तो याद करो वो एवरेज एटॉमिक मास वाला फॉर्मूला अभी क्या बताया था, A1 इंटू N1 प्लस A2 इंटू N2 प्लस A3 इंटू N3 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। तो अब बस A1 की जगह क्या लिखना है, M1 लिखना है। तो देखो जो फॉर्मूला आएगा वो कुछ उसी तरीका का आएगा, A1 की जगह M1, A2 की जगह M2 और A3 की जगह M3। तो सवाल जब भी आएंगे बड़े ही सरल होंगे और आप चुटकी से बना देंगे। ठीक है, हाँ बहुत बार क्या होता है कि चीजों को याद करने में थोड़ा सा दिक्कतें आती है, लेकिन हाँ तुम फील करो चीजों को और 2-4 बार कम से कम लिखो यार। ठीक है, तो वो सारी चीजें तुमको अपने आप ऑटोमेटिकली दिमाग में आते जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन क्या है, इफ द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन इज 30, तो फाइंड देयर मोल फ्रैक्शन एंड देयर मोल परसेंटेज। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब आपको एवरेज एटॉमिक मास दे दिया, मान लिया एवरेज एटॉमिक मास, तो एवरेज एटॉमिक मास का मोल फ्रैक्शन निकालना है। पहला ही सवाल है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, तो मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला है, एवरेज एटॉमिक मास के साथ क्या रिलेशन है, m1। अब खाली क्या आ जाएगा, chi1 प्लस m2 इंटू chi2। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या दिया हुआ है 30, m1 इसका निकाल लो, मीथेन का m1 क्या निकलेगा 12 प्लस 4 कितना आ जाएगा 16, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकलेगा 12 प्लस 2 इंटू 16। अब 2 इंटू 16 क्यों किए, एक ऑक्सीजन का मास 16, तो दो का कितना 2 इंटू 16, तो आंसर क्या आ रहा 44। तो यहां पर क्या लिख दोगे 16 इंटू chi1 प्लस 44 इंटू chi2, एक इक्वेशन ये बन गया। ठीक, अब इस क्वेश्चन के द्वारा मैं तुमको एक और चीज बताता हूं कि अगर किसी मिक्सचर में आपके पास 3 कंपोनेंट है या 4 है या 2 है या 10 है, चाहे 1000 कंपोनेंट क्यों ना हो, उन सारे के मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा। अब बोलोगे सर क्यों 1 के बराबर होगा, क्योंकि नाम में ही क्लियर है फ्रैक्शन, और हमेशा अगर किसी चीज का फ्रैक्शन निकाल रहे हो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो याद रखना उन
फ्रैक्शंस का वैल्यू जो होगा वो हमेशा 1 ही आएगा। मैं इसको प्रूफ भी कर देता हूं कि मान लो एक एलिमेंट है ए, एक बी, इसका मोल फ्रैक्शन क्या गया, इसका नंबर ऑफ मोल्स अगर n1 है और इसका नंबर ऑफ मोल्स n2 है तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या आएगा n1 बाई n1 प्लस n2। इसका मोल फ्रैक्शन क्या आएगा n2 बाई n1 प्लस n2, और इसको आप लिखोगे chi1 और इसको क्या लिखोगे chi2। आप इसका सम निकाल के देखो क्या आएगा n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। कारण इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है बेटा, सेम है। तो जब भी आप एलसीएम लोगे तो ऊपर में भी n1 रह जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा प्लस n2, और ऊपर नीचे सेम है तो ये कट करके क्या आ जाएगा 1। तो इसका मतलब जो इनका मोल फ्रैक्शंस होगा उनका सम हमेशा क्या आएगा 1। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, chi1 प्लस chi2 इज इक्वल्स टू 1। अब यहां से क्या निकाल सकते हैं, chi2 बराबर 1 माइनस chi1, और इस 1 माइनस chi1 को अपन क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे और वैल्यूज निकाल लेंगे। तो 16 इंटू chi1 प्लस 44 इंटू 1 माइनस chi1, आंसर क्या आ गया 30। 16 chi1 प्लस 44 माइनस 44 chi1, तब यहां पर क्या निकल जाएगा देखो तो 44 माइनस, इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस 28 chi1, इसको उठा के इधर ले आओ तो 28 chi1 इज इक्वल्स टू 44 माइनस 30, तो chi1 बराबर क्या आ जाएगा 14 बाई 28, आंसर आ जाएगा 0.5। और अगर chi1 0.5 है तो chi2 क्या होगा 1 माइनस chi1, तो अगर chi1 0.5 है तो chi2 का वैल्यू भी क्या होगा 0.5। अब नेक्स्ट सवाल इसमें क्या है, मोल परसेंट। मोल परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, मोल परसेंट ऑफ CH4। तो आप क्या लिखोगे N ऑफ CH4 बाई NT इंटू 100। तो आप NCH4 बाई NT को क्या लिख सकते हो, मोल फ्रैक्शन नहीं लिख सकते हो क्या, आराम से लिख सकते हैं। तो यहां से कंसेप्ट निकल के आ गया कि मोल परसेंट जब भी निकालना हो तो मोल फ्रैक्शन में खाली क्या करना अपने को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 इंटू क्या हो जाएगा 100। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 क्या है बेटा 0.5 इंटू 100, आंसर आ गया 50%। तो अगर मोल परसेंट ऑफ मीथेन 50 है तो मोल परसेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होगा 50 होगा। तो इसी के साथ आपका ये सवाल भी क्या होता है बेटा समाप्त। और बढ़ते हैं आगे कंसेप्ट की ओर। व्हाट इज डेंसिटी, आखिरकार डेंसिटी होता क्या है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, कितना घनापन है। तुम बोलते हो ना बहुत बार हेयर लॉस हो रहा है और मेरा हेयर का डेंसिटी कम होते जा रहा है। हेयर का डेंसिटी कम होते जा रहा है मतलब क्या, सरफेस एरिया तो फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है। अभी यहाँ पर जो हेयर्स है वो हेयर्स का मासेस कम होते जा रहा है, इसका मतलब तो यही हुआ हेयर डेंसिटी का मतलब। तो डेंसिटी बेसिकली बताता है क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास किसी चीज का अट सकता है वो उसके डेंसिटी वाले प्रॉपर्टी को समझाने का काम करता है। तो डेंसिटी क्या बताता है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम को बताता है। तो इसको हम फिजिकली कैसे इसको समझ सकते हैं, तो इसको ऐसे अपन समझ सकते हैं कि मान लो हम दोनों के पास एक एक यूनिट वॉल्यूम है और किसी एक जगह पे क्राउड ज्यादा है, क्राउड ज्यादा है, हम क्या बोलेंगे वहां का डेंसिटी ज्यादा है, वहां का डेंसिटी ज्यादा है। जैसे कोई कोई स्टेट ऐसा होगा जहां पर, अब स्टेट का एरिया तो लगभग सेम है लेकिन वहां पर जो डेंसिटी निकला पर यूनिट वॉल्यूम, अब होता क्या है एक यूनिट वॉल्यूम को लिया जाता है और नंबर ऑफ पर्संस को देख लिया गया। तो नंबर ऑफ पर्सन खड़े हुए नजर आए एक यूनिट वॉल्यूम में मान लो 50, और दूसरे स्टेट में एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पर्सन कितना आ रहे हैं 25, तो अपन किसको बोलेंगे डेंस, जिसमें 50 आ रहा होगा। तो डेंसिटी का ये फॉर्मूला भी है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। इसको दिखलाते कैसे हैं, इसको रो से दिखलाते हैं। इसको क्या बोलते हैं रो, रो मतलब यहाँ रोना नहीं है, रो एक रिप्रेजेंटेशन एक सिंबल है किसका, डेंसिटी का। नेक्स्ट जो अपने को देखना है वो डेंसिटी ऑफ द आइडियल गैस देखना है कि आइडियल गैस का अपन डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं। आपको पता चल गया मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है। तो आइडियल गैस का आपको इक्वेशन पता होगा, दैट इज पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। यहाँ पी क्या है प्रेशर, वी क्या है वॉल्यूम, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या है यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट, टी क्या है टेम्परेचर है।
अब यहां पर क्या हो जाएगा, इस n के जगह पे क्या लिख सकते हैं, गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू आर इंटू टी, दैट इज इक्वल्स टू P इंटू वी। अब बोलोगे सर ये कैसे लिख दिए, तो अभी फिलहाल बेटा तुम याद रखो एक और फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का, दैट इज गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये क्या देगा आपको, n का वैल्यू, वो n क्या है बोलो, नंबर ऑफ मोल्स है। तो यहां से आपको नंबर ऑफ मोल्स की जगह वापस से तो इसको बैठा सकते हैं, दैट इज W बाई एम, गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। अब आप यहां पर देखो इस m को अगर हम इधर ले आए और इस v को इधर ले आए और इस RT को उठा करके नीचे ले आए तो क्या बन जाएगा, PM बाई RT इज इक्वल्स टू W बाई V, और W क्या है, मास, V क्या है, वॉल्यूम, और मास बाई वॉल्यूम को अपन क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी से फटाफट, डेंसिटी बोलते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर आपने W लिखा है और बोल रहे हो मास, तो ये जो भी मास का बात हो रहा है वो मॉलिक्यूल का मास का बात हो रहा है, ठीक है। वो गैस सिस्टम का बात हो रहा है, तो गैस का भी मास कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो उसको G से मल्टीप्लाई करने के बावजूद उसके मास में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, बहुत कम होता है। इसलिए यहाँ पर भी इस W के जगह पे अपन क्या कर रहे हैं, मास ही लिख रहे हैं। दूसरी बात, जो आप मेजर करोगे किसी भी गैस का, क्या मेजर करते हो, वेट मेजर करते हो क्या, मैंने आपको पहले ही बताया ना कि जो भी आप मेजर करते हो किसी भी चीज का, जो आप वेइंग मशीन पे, वो क्या चीज होता है, वो वेट नहीं होता है, वो क्या होता है, मास। इसलिए लिखा भले W है लेकिन इसका मतलब क्या है, मास है। तो ये मास बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी। अब सवाल है ये R का वैल्यू अपन क्या क्या ले सकते हैं, R का वैल्यू 8.314 भी ले सकते हैं, 0.0821 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 1/12 भी ले सकते हैं। बोलेंगे सर कैसे पता चलेगा कब कौन सा वैल्यू लेना है, तो आप उसके यूनिट पे ध्यान देना। अगर प्रेशर पास्कल में हुआ, वॉल्यूम मीटर क्यूब में हुआ, n नंबर ऑफ मोल्स मोल में हुआ, टेम्परेचर केल्विन में हुआ, मतलब पास्कल और मीटर क्यूब मिलेगा तो हमेशा क्या बनेगा, जूल, ऐसा यूनिट सिस्टम में है, आपको वैल्यू ये लेना है। वॉल्यूम लीटर में है, प्रेशर ATM में है, वैल्यू ये लेना है। CGS में है, पास्कल में नहीं है, ये मीटर क्यूब में नहीं है, ये सेंटीमीटर क्यूब में है, तब आपको क्या लेना, कैलोरी आएगा उसका एनर्जी का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 2। बार में है और लीटर में है, तब आपको क्या लेना है, 1/12 लेना है। क्या लेना है, 1/12 लेना है। तो आपको यूनिट्स पे ध्यान रखना होगा, किसके, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, मोल का तो मोल रहेगा, और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही लिया जाएगा। तो जो भी R का वैल्यू डिसाइड करेगा वो किसका यूनिट डिसाइड करेगा, प्रेशर और वॉल्यूम का। इसी के साथ आपका ये डेंसिटी वाला पार्ट भी क्या होता है बेटा, खत्म। अब ये नेक्स्ट क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। आखिरकार ये रिलेटिव डेंसिटी होता क्या है, फिर वर्ड आ गया डेंसिटी के आगे रिलेटिव। जब मास के आगे रिलेटिव आ रहा था तो आप क्या कर रहे थे, किसी का मास को किसी के रेफरेंस में मेजर कर रहे थे। अब यहाँ पर रिलेटिव वर्ड किसके आगे आ गया, डेंसिटी के आगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी हम डेंसिटी को मेजर करेंगे लेकिन किसी के रिस्पेक्ट में। तो ये दोनों केसेस के लिए जो रेफरेंस है वो अलग अलग है। चाहे सॉलिड लिक्विड के लिए रेफरेंस कुछ और लिया जाता है और गैसेस के लिए रेफरेंस कुछ और लिया जाता है। कारण क्या है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के डेंसिटी के मुकाबले गैस का डेंसिटी बहुत ही अलग होता है, बहुत ही कम होता है, इसीलिए उनका रेफरेंस को हम लोगों को क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। इसीलिए ये दो केसेस बने रिलेटिव डेंसिटी के केस के लिए। लेकिन फॉर्मूला वही बेसिक वाला है, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस ऑफ द सब्सटेंस। अब डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस क्या है, बेसिकली डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस है वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस जो होता है उसका वैल्यू क्या आता है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये रो है, ये क्या आता है बेटा, 1 ग्राम पर ml। तो याद रखिएगा ये जो रिलेटिव डेंसिटी RD वो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस के बराबर तो होगा, लेकिन कब, जब आप रेफरेंस किसको लेंगे, रेफरेंस किसको लेंगे, वाटर को एट 4 डिग्री सेल्सियस। हाँ जनरली लिया भी वाटर को ही जाता है इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। और एक बात, इस रिलेटिव डेंसिटी को अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी भी
कहते हैं, तो ये टर्म भी याद रखिएगा। अगर कोई स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात कर रहा है मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव डेंसिटी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर वर्ड बोल दिए तो रेफरेंस भी फिक्स्ड हो गया। रेफरेंस क्या हो गया? वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि रिलेटिव डेंसिटी में डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस हमेशा वाटर ही हो, और कुछ और भी हो सकता है। लेकिन अगर वो आप टर्म स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज कर रहे हो तो वो हमेशा ही वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस होगा। अब मान लो कोई क्वेश्चन में पूछ रहा है आरडी, लेकिन अब वहां पर रेफरेंस नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट आप रेफरेंस किसको मानोगे? आप वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस को ही मानोगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछा क्या यहाँ डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस सब्सटेंस का चेंज नहीं कर सकते, क्या सब्सटेंस को अपन अलग अलग नहीं ले सकते, क्या डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकते, तो बोलना हाँ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप आरडी के जगह स्पेसिफिक ग्रेविटी वर्ड यूज करते हो तो मतलब ये फिक्स हो जाएगा, ये एक ऐसा रिलेटिव डेंसिटी है जहां पर जो रेफरेंस सब्सटेंस का डेंसिटी होगा वो रेफरेंस सब्सटेंस वाटर होने वाला है, वो भी 4 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर है फंडा? तो बढ़ते हैं आगे, दैट इज फॉर गैसेस। अब बात आता है कि गैसेस के केस में रिलेटिव डेंसिटी अपन किसको समझ सकते हैं? गैसेस के केस में फॉर्मूला वही है, डेंसिटी ऑफ द गैस बाय डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस ऑफ द गैस। लेकिन गैसेस के केस में ये फिक्स्ड है कि रेफरेंस हमेशा किसका होगा? कोई फिक्स होगा क्या? नहीं। रिलेटिव डेंसिटी में रेफरेंस कभी भी यहां पर फिक्स नहीं हो रहा, ना ही सॉलिड लिक्विड के केस में होगा, ना ही गैसेस के केस में होगा। लेकिन अगर कहीं पर लिख दिया गया वीडी, मतलब वीडी का मतलब फुल फॉर्म वेपर डेंसिटी, तब अपन बोलेंगे ये एक ऐसा रिलेटिव डेंसिटी है, ये भी एक क्या है? आरडी है। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो बोलना रिलेटिव डेंसिटी है। लेकिन जब स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल रहे हो तो ये फिक्स्ड है कि उसका रेफरेंस सब्सटेंस कौन होगा? वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक उसी तरीके से अगर आप आरडी बोल रहे हैं तो आप रेफरेंस को बदल सकते हैं चाहो तो, लेकिन अगर आप वेपर डेंसिटी बोलते हो तो रेफरेंस फिक्स हो जाता है। वेपर डेंसिटी क्या है? तो बोलना ये एक रिलेटिव डेंसिटी है। ये किसका डेंसिटी है रिलेटिव? बोलना गैसेस का है। लेकिन यहां पर जो रेफरेंस है, रेफरेंस सब्सटेंस, वो फिक्स्ड है। पता है कौन? H2, हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर बोले रिलेटिव डेंसिटी में डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस सब्सटेंस चेंज हो सकता है, बोलना यस। लेकिन कोई बोल दे वेपर डेंसिटी, नहीं, वह हमेशा रेफरेंस सब्सटेंस कौन होगा? हाइड्रोजन ही होगा। नेक्स्ट, तो सवाल उठता है वेपर डेंसिटी कैसे निकालेंगे? तो रो ऑफ द गैस बाय रो ऑफ हाइड्रोजन। तो रो ऑफ गैस की जगह क्या लिख सकते हो? पी एम ऑफ गैस, जी लिख रहे हैं गैस को, डिवाइडेड बाय आर इंटू टी, और इसको भी आप डिवाइड दोगे, P इंटू एम ऑफ द हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई आर टी। तो हम इसको रेसिप्रोकेट कर दिए, क्योंकि इसके नीचे आप लिखते तो शायद आपको नजर नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया उसको रेसिप्रोकेट करके डायरेक्ट। तो ये आर टी और ये आर टी कट गया, P और P कट गया, तो क्या आ गया? M ऑफ गैस बाई M ऑफ हाइड्रोजन। ये आपका क्या हो गया? वेपर डेंसिटी। तो यहाँ से वेपर डेंसिटी का कंसेप्ट निकल के आ जाता है M ऑफ गैस बाई M ऑफ हाइड्रोजन। तो मास ऑफ हाइड्रोजन हमेशा क्या होगा? H2, क्योंकि H हमेशा गैसियस स्टेट में H2 के फॉर्म में होता है, तो मास ऑफ H2 हमेशा 2 होगा। तो एक फॉर्मूला निकल करके आ जाता है जो बहुत यूज पड़ेगा, क्या? वेपर डेंसिटी का, कि मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई 2। लेकिन ये कंसेप्ट याद रखिएगा, ये फॉर्मूला तभी के लिए वैलिड है जब P एंड T क्या होगा? सेम होगा। जिसका डेंसिटी गैस का ले रहे हो उसका, और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन के लिए, तभी आप ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बोलेगा क्या सर लिखा हुआ रहेगा? हमेशा लिखा हुआ रहेगा तो बहुत बढ़िया बात, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो सेम ही मानना बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी हमेशा डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस चेंज हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन ही हो। लेकिन अगर तुम वीडी बोल रहे हो तो वो हमेशा फिक्स हो जाएगा कि रेफरेंस गैस हमेशा कौन रहने वाला? हाइड्रोजन। जिस तरीके से वीडी आरडी बोल रहे हो तो चेंज हो सकता है रेफरेंस, लेकिन अगर तुम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हो तो ये एकदम फाइनलाइज हो गया कि वाटर ही रहने वाला, और कुछ नहीं दिया हुआ हो क्वेश्चन में, रेफरेंस के बारे में कुछ नहीं जानकारी दे रखी है, तो जो बाय डिफॉल्ट अपन मानेंगे वो स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला रेफरेंस को मानेंगे, और गैसेस के केस में वेपर डेंसिटी वाले गैस को का रेफरेंस को ही रेफरेंस मानते हैं। इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर वीडियो है वो समाप्त होता है। तो धन्यवाद, आप सभी को मजा आया होगा। आई होप। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, शेयर एकदम दबा के करो। ठीक है, ओके बाय।